कैसे काम हो रहा है, हाउ आर द थिंग्स वर्किंग। देखो ये चीज थोड़ा सा फिगर आउट करनी पड़ेगी तब समझ आएगी। तो इसलिए मतलब क्वेश्चंस ज्यादा होने की वजह से काफी बड़ा हो जाता है, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, दोनों ही चीजें। ओहो, एक मिनट रुक जा बस। ओके तब तो सबसे पहले तो यार आता है हमारा, तो चार टॉपिक्स है हमारे पास। चार क्या, तीन ही टॉपिक्स हैं ऐसे समझ। एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट। फिर उसके बाद होगा फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल से रिलेटेड अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन। चार टॉपिक्स, चार हिस्सों में हमारा चैप्टर्स बटा हुआ है। मैं तेरे को पहले स्टार्टिंग से एफपीसी से स्टार्ट करता हूँ। एफपीसी क्या होता है उसके लिए मैं, तो मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने पूरी ये बनाई हुई है, बस पूरा चैप्टर नोटेड है। तो स्क्रीन दिख रही है मेरी, ये बता। स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, कूल। तो हमारे यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे चैप्टर में सिखाई जाती है, इस चैप्टर का काम भी यही है, ये भी समझ ले। ये काउंटिंग करना हमारे लिए आसान बनाता है, काउंटिंग को आसान बना देगा हमारी लाइफ में। मतलब जैसे कि पहले हम चीज थोड़ा सा टाइम में काउंट कर रहे होंगे, उसी काउंटिंग को अगर हम पीएनसी के हिसाब से करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही है, तो काउंटिंग हमारे लिए आसान बनाएगा। काउंटिंग कैसे बनाएगा, तो इसके लिए इसने सबसे पहले हमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ाया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब एग्जांपल यहां से स्टार्ट होगा कि हमारे पास तीन सिटीज हैं, बैंगलोर, मुंबई और गोवा। ठीक है, बैंगलोर से मुंबई जाने के चार रास्ते हैं, चार पाथ हैं। मैं उन पाथ को बोल रहा हूँ P1, P2, P3, P4। ऐसी मुंबई से गोवा जाने के तीन पाथ हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ P5, P6, P7। अब दो कंडीशन अलग अलग तेरे सामने रखी गई। पहली कंडीशन क्या रखी गई जी, कि आपको ना मुंबई से शिफ्ट होना है। मुंबई से शिफ्ट होने का मतलब मुंबई से हटना है। अब मुंबई से या तो तुम बैंगलोर जा सकते हो, या तो तुम गोवा जा सकते हो। पूछा गया कि कितने तरीके से आप मुंबई से मूव कर सकते हो। तो अगर मुंबई से बैंगलोर जाएंगे तो हमारे पास चार तरीके हैं जाने के, चार पाथ हैं अलग अलग, P1, P2, P3, P4। ऐसे ही मुंबई से गोवा जाएंगे तो हमारे पास तीन पाथ हैं। तो टू शिफ्ट फ्रॉम मुंबई, यानी कि ये वाला पार्ट पहला इधर लेफ्ट साइड वाला, हम या तो बैंगलोर जा सकते हैं या तो गोवा जा सकते हैं। बैंगलोर जाने के हैं चार तरीके, गोवा जाने के हैं तीन तरीके, और दोनों को ऐड कर दिया। 7 वेज से हम बैंगलोर से, मुंबई से मूव कर सकते हैं। क्लियरली हमें यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं कि मुंबई से मूव करने के लिए आपके पास चार तरीके बैंगलोर जाने के या तीन तरीके गोवा जाने के। तो अगर आप मुंबई से चलना शुरू करें तो आपके पास सात अलग अलग रास्ते होंगे, सात अलग अलग रूट होंगे जाने के लिए, राइट। अब दूसरा टास्क हमें दिया गया कि आपको बैंगलोर से गोवा जाना है, तो इसके कितने तरीके हैं, आप कितने रूट से बैंगलोर से गोवा पहुंच सकते हो। चल पहले तो ऐसी कैलकुलेशन करते हैं, छोड़ सारी बातें। तो हमने कहा यार बैंगलोर से मुंबई P1 से जा सकते हैं, और मुंबई से फिर गोवा तीन और तरीके से जा सकते हैं। यानी कि या तो रास्ता हो सकता है P1 P5, या P1 P6, या फिर P1 P7। तीन हो गए। ऐसे ही P2 P5, P2 P6, P2 P7, तीन और हो गए, छह। P3 P5, P3 P6, P3 P7, नौ। P4 P5, P4 P6, P4 P7, 12 रास्ते हैं कि तू बैंगलोर से गोवा पहुंच सकता है। 12 रूट्स हैं तेरे पास। इसी काम को तू ऐसे भी कर सकता था कि जी ये देखो, मैंने पूरा टास्क जो है मेरा बैंगलोर से गोवा पहुंचने वाला, वो पहले बैंगलोर से मुंबई जाना है, एंड दूसरा काम मुंबई से गोवा जाना है। देख पहली बार तू बैंगलोर जा या गोवा जा, पहले वाले केस में बैंगलोर और गोवा लिखा हुआ है, और लिखा है बीच में। दूसरे वाले में एंड आ रहा है बीच में, राइट। बैंगलोर टू मुंबई एंड मुंबई टू गोवा। इस बार तुझे चॉइसेस को मल्टीप्लाई करके भी आंसर मिल सकता था,
क्योंकि बैंगलोर से मुंबई 4 तरीके से जा सकते हैं और मुंबई से गोवा 3 तरीके से जा सकते हैं, और 4 into 3 भी देख 12 ही आ रहा है जो तूने अभी कैलकुलेट करा खुद से। तो बैंगलोर से गोवा जाने के हुए 3 तरीके, वो सॉरी, बैंगलोर से गोवा जाने के हुए 12 तरीके, जबकि मुंबई से शिफ्ट होने के हुए 7 तरीके। इन दोनों से हमें दो अलग अलग चीजों का पता चला। दो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होते हैं। एक है एडिशन का प्रिंसिपल कि कब आप अपनी चॉइसेस को ऐड करेंगे, और एक है मल्टीप्लीकेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, पहले वाला जब चॉइसेस ऐड कर रहे होंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन सेकंड वाला, जिसमें हम चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, राइट। इसी के लिए एक सेकंड हो गया, मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूं। ये हमारा एक्चुअली फिर हमने डेफिनेशन बताई कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, इफ देयर आर टू जॉब्स सच दैट वन ऑफ देम कैन बी कंप्लीटेड इन m ways, m कुछ तरीका होगा, कुछ नंबर होंगे m, and when it has been completed in any one of these m ways, second job can be completed in n ways। तो ये कह रहा है, मैं तुझे इसका मोटा मोटा मतलब बताता हूँ कि मान लो आपके पास दो काम कर रहे हो आप, जैसे अभी आप बैंगलोर से गोवा जा रहे थे तो उसके बीच में आपने दो काम करे, दो काम या दो से ज्यादा काम, जितने भी काम कर रहे हो, और इस काम को करते हुए आपने क्या करा कि आपने दो जॉब करी एक साथ, दो टास्क थे आपके एट योर हैंड, देवर टू टास्क असाइंड। पहला टास्क था कि आपको बैंगलोर से मुंबई जाना है, दूसरा टास्क था मुंबई से गोवा जाने का, और दोनों काम एक साथ हो रहे थे। एक साथ से मेरा मतलब कि आपको बैंगलोर से मुंबई भी जाना है एंड देन मुंबई से गोवा भी जाना है, तभी आपका पूरा टास्क खत्म होगा, क्योंकि आपको तो बैंगलोर से गोवा पहुंचना था। तो जब आप बैंगलोर से मुंबई का कोई भी एक रास्ता ले रहे थे, या वो P1 हो या वो P2 हो या वो P3 हो या वो P4 हो, तो हर एक रास्ते के लिए मुंबई से गोवा जाने के 3 और रास्ते थे। P1 था तो तब भी आप P4 P5 सॉरी P5 P6 P7 ले सकते थे। P2 था तब भी आप मैं एक बार फिर से खोल के दिखा देता हूं पिछले वाले को। एक P1 से जाते तो भी हमारे पास 3 रास्ते अवेलेबल थे, P2 से जाते तब भी 3 थे, P3 से जाते तब भी 3 थे। तो पहला काम हो सकता है 4 तरीके से बैंगलोर से मुंबई जाने वाला, और जब भी हम कोई सा भी 4 तरीकों में से एक तरीका अपना रहे होंगे, यानी कि जा रहे होंगे, कोई भी एक पाथ ले रहे होंगे, तो अगले वाले पाथ के लिए 3 चॉइसेस होंगी, इसलिए हमने यहां पे मल्टीप्लाई करा। एडिशन में बोल रहे कि अगर आप दो काम कर रहे हो अलग अलग, है ना, बट आपके पास चॉइस है कि आप कोई सा भी एक भी कर सकते हो। जैसे कि बैंगलोर आपको मुंबई से शिफ्ट करना था, तो आप या तो बैंगलोर चले जाओ या फिर गोवा चले जाओ, दोनों बातें एक ही थी, मतलब दोनों काम कर सकते हो। और दोनों काम करते हुए आपके पास ये नहीं था कि जी दोनों ही करने, कि आप बैंगलोर भी जाओ और गोवा भी जाओ, नहीं, आप कोई सा भी एक जा सकते थे। तो हमें चॉइसेस को कब ऐड करना है और कब मल्टीप्लाई करना है ये पता होना चाहिए। अब इसके मैं तुझे कुछ और एग्जांपल्स करवाता हूँ, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 3-4 चीजें वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कुछ भी आ सकता है छोटा छोटा, है ना। बट इसमें हमारे पास किस तरीके का क्वेश्चन होगा कि ये हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रहा होगा, जैसे कि लेट्स से हमने एक डाई फेंकते हैं, हम एक डाई थ्रो करते हैं, तो एक डाई थ्रो करते हैं तो 6 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो 1 डाई आपने थ्रो करी, तो आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ऐसे अगर आपने 2 डाइस थ्रो करी, तो अब ना आपके पास दो काम हो रहे हैं। पहले काम के पूरे होने के 6 तरीके, यानी कि पहली डाइस पे 6 पॉसिबल आउटकम्स में से कुछ भी आ सकता है, दूसरी डाइस पे भी 6 पॉसिबल आउटकम्स में से कुछ भी आ सकता है, और जब पहली पे कोई सा भी आएगा ना, लेट्स से पहले वाले पे 1 आया पहली डाई जब आपने थ्रो करी, तो दूसरे वाले पे कोई भी 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही जब पहले पे 2 आया, तो दूसरे वाले पे फिर से कोई भी 6 आ सकते हैं, यानी कि हर एक तरीके के लिए अगले वाला काम 6 और तरीके से कंप्लीट हो सकता है। तो इस बार चॉइसेस का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, यानी कि जब हम 2 डाइस थ्रो करते हैं
तो 36 पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे। और ये चीज ऐसे गिन सकता है तू, देख 11 12 13 14 15 16, 6 तो ये हो गए। पहले पे 1 आए, दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आए। फिर ऐसे ही पहले पे 2 आए, तो वहां पे फिर से 6 बन जाएंगे, 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। एंड सिमिलरली जाते जाते 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, 36 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो अगर मैं 3 डाइस थ्रो करता, तो देख अब मेरे पास 3 काम हो रहे होते। पहले काम यानी कि पहली डाइस के कितने पॉसिबल आउटकम्स 6, दूसरी डाइस के कितने पॉसिबल आउटकम्स 6, तीसरी डाइस के कितने पॉसिबल आउटकम्स 6, टोटल हो गए हमारे पास 216, क्योंकि तीनों काम एक साथ हो रहे होंगे। ऐसे ही इस चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब मान ले, अब कुछ और क्वेश्चन देता हूं देख इसी में। मान ले हमने 3 डाइस थ्रो करी और वो हमसे कह रहा है कि भाई 3 नहीं आना चाहिए किसी भी डाइस पे। ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे अगर आप 3 डाइस थ्रो करते हैं? तो पहली बात तो टोटल आउटकम्स 216 बन सकते हैं जो हमने लिखे हुए। वो हमसे जानना चाहता है, अब इसमें अलग अलग सिचुएशंस देता रहेगा वो हमें। तो वो हमसे जानना चाहता है कि भाई आप मुझे ये बताइए कि अगर 3 डाइस में थ्रो करता हूं तो ऐसे कितने आउटकम्स होंगे जिसमें किसी पे भी 3 नहीं आ रहा होगा, किसी भी डाइस पे 3 नहीं आ रहा होगा। अगर 3 नहीं आ रहा होगा तो यानी कि आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम्स थे, 1 2 3 4 5 6, बट आप कह रहे हो 3 नहीं चाहिए। 3 नहीं चाहिए, तब आपके पास पॉसिबल आउटकम्स बचे 1 2 4 5 6, यानी कि 5 पॉसिबल आउटकम्स। आप चाहते हैं 3 डाइस थ्रो करें और किसी पे भी 3 ना आए, तो पहले वाले पे भी कोई भी 5 चॉइसेस है, 5 में से कुछ भी आ जाए। कौन कौन से 5? 1 2 4 5 6, 3 नहीं आना चाहिए फर्स्ट डाइस पे, ऐसे ही दूसरे पे भी नहीं आना चाहिए 3, सेम पॉसिबल सेम आउटकम्स। ऐसे ही तीसरे पे भी नहीं आना चाहिए 3। और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल, तो 125 आउटकम्स ऐसे होंगे विच डू नॉट कंटेन 3। और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमें बना के दिए जा सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस तेरे उससे उठाना चाहूंगा, एनसीईआरटी से। चल एग्जाम्पल 2 पे आ जा, एनसीईआरटी खोल, पेज नंबर 137। देख इसमें क्या दिया हुआ है हमें, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। चल एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं, चलिए सारे ही क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग से मतलब नहीं है, which can be formed out of the letters of the word rose where the repetition of the letters is not allowed। हमें दिया गया कि आपके पास एक वर्ड है रोज, तो रोज के अंदर 4 आपके पास लेटर्स हैं, एक है आर, एक है ओ, एक एस, एक ई। ठीक है जी, 4 लेटर्स से आपको कोई 4 लेटर वर्ड बनाना है, यानी कि आपके पास 4 प्लेसेस हैं फिल करने के लिए, आप इन पर कोई ना कोई आके लेटर रखोगे और इस तरीके से बनाना है कि कोई भी लेटर रिपीट ना करे, यानी कि आर एक बार यूज हो गया ना तो दोबारा आर यूज नहीं होगा फिर। ठीक है, तो 4 लेटर वर्ड बनाना है। पहले वाले प्लेस से शुरू करते हैं कि इसके लिए कितनी चॉइस। हमारे पास 4 लेटर्स अवेलेबल है, आर ओ एस ई, उन 4 में से कोई भी एक यहाँ पे आ सकता है। तो पहले वाले प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस है।
कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। इस बात का ये मतलब है कि जब हम अगले प्लेस को फिल करने जाएंगे ना, तो हमारे पास 3 चॉइसेस बचेंगी। क्यों? क्योंकि एक चॉइस पहले ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस पे कुछ जा चुका है। तो लेट से पहले प्लेस पे आर चला गया, तो अब आपके पास ओ एस ई ही है पॉसिबल चॉइसेस, उसमें से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे डालना होगा। तो इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे। अगले वाले के पास बचेंगे 2 चॉइसेस, अगले वाले के पास एक ही चॉइस बचेगी, लास्ट वाले के पास कोई चॉइस नहीं होगी क्योंकि इससे पहले ही तीनों लेटर्स जा चुके होंगे। और इनको मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से सॉल्व करते हुए टोटल 24 वर्ड्स बन सकते हैं आर ओ एस ई को यूज करते हुए, जिसमें हमें उनका मतलब हो या ना हो इस बात से मतलब नहीं है, बट आर ओ एस ई को यूज करते हुए 24 वर्ड्स बन सकते हैं। ये हुआ विदाउट रिपीटेशन वाला केस। कभी कभी विद रिपीटेशन भी आएगा। विद रिपीटेशन का क्या मतलब है कि अब आप अपने लेटर को जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं। तो पहले वाले प्लेस को फिल करने के लिए अगर आपके पास 4 चॉइसेस हैं, तो दूसरे वाले को प्लेस फिल करने के लिए भी 4 ही है, थर्ड को भी 4 और लास्ट वाले को भी 4। यानी कि टोटल जो आपके पास केसेस बन रहे होंगे वो बन रहे होंगे 256। ये विदाउट रिपीटेशन था ऊपर वाला। अगर विद रिपीटेशन होता तो नीचे वाला हो जाता, जिसमें आप अपने लेटर्स को या अपनी चीजों को रिपीट कर सकते हैं। तो आपकी चॉइसेस कम नहीं होंगी, जो एक बार आ गया वो दोबारा भी यूज हो सकता है। बता, पहले तो मुझे ये बात समझ आई, क्या करें हमने। ओके, चलिए जी। अब जरा एग्जाम्पल 2 पे आइए। एग्जाम्पल 2 में उसने हमें क्या दिया, पढ़ ले, मैं समझा भी देता हूं साथ साथ। 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, ये बोल रहा है। और हमें उन 4 फ्लैग से कोई सिग्नल देना है। सिग्नल कैसे दिया जाएगा? सिग्नल ऐसे दिया जाएगा कि एक फ्लैग ऊपर रखा जाएगा, यहां पकड़ा जाएगा, और दूसरा फ्लैग ऐसे नीचे पकड़ा जाएगा। 4 आपके पास डिफरेंट फ्लैग्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आपको ये बताना है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कितने हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्त 4 फ्लैग्स हैं। पहले वाले प्लेस के लिए, यानी कि ऊपर जो फ्लैग रखेंगे हम, उसके लिए हमारे पास 4 डिफरेंट चॉइसेस है। 4 अलग अलग कलर के फ्लैग्स हैं, तो चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जब दूसरे वाले के पास जाएंगे तो 3 ही फ्लैग बचे होंगे, क्योंकि एक तो आपने ऊपर लगा दिया। अब 3 बचे फ्लैग्स, उन तीनों को यूज करेंगे तो इसके पास होंगे 3 चॉइसेस। यानी कि टोटल 12 डिफरेंट फ्लैग्स बना सकते हैं। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला फ्लैग भी लगेगा और नीचे वाला भी लगेगा, दोनों काम हो रहे होंगे एक साथ। ऐसा नहीं कि हाँ, नहीं सिर्फ ऊपर वाला फ्लैग लगा के सिग्नल दे दोगे आप, नहीं, आपको दोनों ही फ्लैग्स लगाने पड़ेंगे। तो यानी कि टोटल 12 डिफरेंट सिग्नल्स आप दे सकते हैं। अब इसके बाद सीधा पहुंच जा एग्जाम्पल 4 पे। पहले समझ ले, कुछ ना बात समझ आई हो मुझसे पूछ। ओके, बढ़े आगे, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ ले। बस तो मुझे थम्स अप से दिखा सकता है, आगे बढ़ना हो तो थम्स अप। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो। हाँ जी, चले फिर
एग्जाम्पल 4 करें? Am I audible? अच्छा, तो ऐसे समझ, एग्जाम्पल 4 ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों एक साथ लगा रहा है। अब इस बात को समझने तुझे, इसमें तो इस बार दिया था हमें कि दो फ्लैग से आप सिग्नल बना सकते हो। आपको दो फ्लैग लगाने पड़ेंगे, एक ऊपर एक नीचे। एग्जाम्पल 4 में हमें ये दिया गया है कि आप जो सिग्नल बना रहे हो ना, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट टू फ्लैग, एटलीस्ट टू फ्लैग्स। कम से कम दो फ्लैग से एक बनेगा। पिछली बार बोला था एग्जैक्टली दो से एक बनेगा, इस बार बोला है कम से कम दो फ्लैग अगर आप पकड़ेंगे तो एक हमारे पास सिग्नल बन जाएगा। आप तीन पकड़ेंगे तो भी एक सिग्नल बन जाएगा। आप चार के चार फ्लैग्स पकड़ेंगे तो भी एक सिग्नल बन जाएगा। अच्छा, पांच फ्लैग अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, कूल। तो वो ये कह रहा है कि या तो एटलीस्ट टू फ्लैग्स बोला है बच्चे। तो इस बार ना ये चेंज होगा कि या तो आप दो फ्लैग यूज कर लो, या तो जब या तो आप वर्ड में यूज कर सकते हैं, अपनी सेंटेंस बनाओगे और सेंटेंस के अंदर या आ जाए और आ जाए कि टू फ्लैग्स, आइदर टू फ्लैग्स और थ्री फ्लैग्स और फोर फ्लैग्स। आप फोर फ्लैग्स यूज करेंगे तब भी एक डिफरेंट सिग्नल बन जाएगा, और आप फाइव फ्लैग्स यूज करेंगे तब भी एक डिफरेंट सिग्नल बन जाएगा। सारों में और लगा हुआ है। तो इस बार पहले दो फ्लैग्स के कितने सिग्नल बन सकते हैं क्या? अच्छा चल, अब मतलब ये कह रहे हैं हम कि हमारे पास पांच फ्लैग्स हैं, लेट से हम दो फ्लैग से कोई सिग्नल बनाना चाहते हैं क्या? बना सकते हैं। उसने कहा हाँ जी बिल्कुल बना सकते हो। कम से पहले आपने पूछा कि एक फ्लैग से कोई भी सिग्नल बना दूं क्या, अकेले एक सिंगल फ्लैग पकड़ के कोई सिग्नल है क्या? उसने कहा नहीं नहीं, कम से कम दो फ्लैग यूज करने हैं आपको। आपने कहा ओके, अगर दो फ्लैग यूज करने हैं तो दो फ्लैग से सिग्नल बना सकते हो? उसने कहा हाँ जी बिल्कुल बना सकते हो। तो आपने देखा कि ठीक है जी, पहला दो प्लेसेस है मेरे पास, पहले प्लेस पे मेरे पास चॉइसेस है पांच, पांच में से कोई भी फ्लैग यूज कर सकता हूँ। दूसरे प्लेस के लिए मेरे पास चॉइसेस है फोर, फोर में से कोई भी फ्लैग यूज कर सकता हूँ। यानी कि टोटल चॉइसेस हो गए 20। 20 टोटल सिग्नल्स बन सकते हैं अगर आप दो फ्लैग यूज कर रहे होंगे तो। वैसे अगर आप तीन फ्लैग यूज कर रहे होंगे तो तहा कितने सिग्नल हो जाएंगे? सोच के बताओ मुझे। अगर हम तीन फ्लैग्स यूज करते तो टोटल कितने सिग्नल्स बन सकते थे? नाइन। नाइन क्यों? तीन प्लेस फिल करने हैं, पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? आपके पास पांच फ्लैग्स अवेलेबल है ना, पांच फ्लैग्स अवेलेबल है तो पहला प्लेस फिल कर सकते हो पांच तरीके से, दूसरा प्लेस फिल कर सकते हो चार तरीके से, तीसरा तीन तरीके से। हाँ 60, यस। ऐसे ही फोर्थ का करेंगे तो वो 120 आ जाएगा, फोर फ्लैग्स वाला। यही काम करेंगे तो फाइव का करेंगे तो फाइव के फाइव फ्लैग्स को भी 120 आएगा। आंसर चेक करेगा जब तक। अब इस बार अगर टोटल सिग्नल्स आप जानना चाहते हैं तो इनको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा, ये सारी वैल्यूज जो आएंगी। दो फ्लैग से इतने सिग्नल, तीन से इतने, चार से इतने, पांच से इतने, टोटल सिग्नल्स सबको ऐड कर देंगे। तो ये 120, 120, 240, 320 सिग्नल्स बन जाएंगे। यस। चल फोर्थ क्वेश्चन कर 7.1 का।
फोर्थ, हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9? आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। इसको हटा दूं मैं? ओके, तो आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। और वो कह रहा है, ध्यान दे, कि 67 से नंबर आपका स्टार्ट होना चाहिए, और कोई भी डिजिट एक बार से ज्यादा नहीं आएगी। एक डिजिट एक ही बार यूज होगी नंबर के अंदर। यानी कि आपके पास थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिसमें से 6 और 7 तो आपने यूज कर लिए, क्योंकि 67 से ही आपका हर टेलीफोन नंबर स्टार्ट होगा। तो आपके पास बचे हैं 3 प्लेस फिल करने के लिए, और चॉइसेस आप देख लो कितनी बची हैं। हाँ, कूल। इसके लिए 8 चॉइस, इसके लिए 7 चॉइस, इसके लिए 6 चॉइस, क्योंकि 10 थी चॉइसेस, 2 तो आपने पहले यूज कर ली। अब 8 चॉइसेस बची हैं, और वो फिक्स हैं, उनको कुछ नहीं करना आपको, वो ऑलरेडी फिल्ड है। तो आपको 336 जाना चाहिए। कूल, चलिए जी, एक तो ये बात हुई। अब दूसरी बात, फैक्टोरियल टॉपिक। फैक्टोरियल क्या होता है? देख, फैक्टोरियल तो ये होता है अपना, कि एन फैक्टोरियल की वैल्यू को आप एन से लेके 1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल नेगेटिव इंटीजर्स के लिए नहीं डिफाइन होता, नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते हम, और फ्रैक्शनल नंबर का भी फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते हम। ऑब्वियसली इरेशनल नंबर्स का भी फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये आपको बताया जा रहा है। उसके अलावा जितने भी फैक्टोरियल है आप निकाल सकते हैं। जैसे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 into 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 into 2 into 1, 3 से लेके 1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो अगर 10 फैक्टोरियल आप लिखना चाहते हैं, तो 10 into 9 into 8 into 7, और चलते चलते ऐसे ही into 1, लास्ट ये होगा। तो फिर आपको ये बताया गया कि यार 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 into 3 into 2 into 1 ही तो है, और 4 को अगर तू छोड़ दे तो 3 into 2 into 1 तो 3 फैक्टोरियल ही बन जाएगा। तो यानी कि 4 फैक्टोरियल को 4 into 3 फैक्टोरियल भी तो लिखा जा सकता है, विच मेक सेंस। सही बात है। तो यहां पे 2 क्वेश्चन करके दिखाए गए, कि n+1 फैक्टोरियल का मतलब है कि आपने n+1 को, एक सेकेंड, कि आपने n+1 फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है n+1, फिर इससे एक कम नंबर n, फिर इससे एक कम नंबर n-1, और चलते चलते आप ऐसे ही जाएंगे 1 तक। तो n+1 को बाहर निकाल दो, तो ये n से लेके 1 तक का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि n+1 into n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने n+1 फैक्टोरियल को कैसे लिखा, n+1 into n into n-1 का फैक्टोरियल। ये दोनों तरफ से कटा, वैल्यू आई कुछ सॉल्व करके, n की वैल्यू -4 नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का तो फैक्टोरियल बन नहीं सकता। तो n की वैल्यू 3 होनी चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन ये सॉल्व करके दिखाया गया है इसमें। एक ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया गया कि आपको 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल की वैल्यू x/10 फैक्टोरियल दी गई है। दोनों साइड 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी फैक्टोरियल को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं ना, देख, एक सेकंड, तो मान ले तो किसी भी नॉर्मल नंबर का फैक्टोरियल निकाल पहले।
तो तूने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है बच्चे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको तो पहले तो देख ऐसे भी लिख सकता है 5 इंटू ये 4 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट अगर निकाल रहा है तो 4 फैक्टोरियल। या तो इसको ऐसे भी लिख सकता है कि 5 इंटू 4 और 4 के बाद 3 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट है तो वो 3 फैक्टोरियल तो है। तो इसको तू ऐसे भी लिख सकता है इन सब तरीकों से। यहां तक बात समझे? दस हाँ जी, ये बात समझ आई। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? मतलब 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ऐसी 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, कुछ भी लिख सकता हूं इनमें से। राइट। अब ऐसे ही n प्लस 1 फैक्टोरियल को समझ। तो तू किसी भी फैक्टोरियल को अगर तू लिख रहा है तो उसका मतलब है उससे लेके और 1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लिख रहा है। तो अगर तू n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिखेगा तो इसका मतलब होगा n प्लस 1 से लेके 1 तक घटाता चला जा, जितने भी नंबर्स आएंगे सबका फैक्टोरियल है। किसी केस में कुछ होगी n की वैल्यू, किसी में कुछ होगी, वो चलती रहेगी, बट आ जाएगा ऐसी। ओके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं n प्लस 1 इंटू एन। बस फिर भी देख मैंने इसको ऐसे लिख दिया, n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख दिया, ये तो पूरी वैल्यू n माइनस 1 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, तो वो कट गया दोनों तरफ, इसीलिए लिखा कि कट जाए। एक्चुअली पर्पज यही था। तो कट गया ये ऐसे, और फिर n प्लस 1 इंटू एन बचा, सॉल्व कर लिया क्वाड्रेटिक से, आंसर निकाल लिया। ऐसी दूसरा क्वेश्चन है देख, 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल दिया गया है। तो मैंने पूरे इक्वेशन को, यानी कि या तो ऐसे देख ले कि राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में से 10 फैक्टोरियल उठाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया। या ऐसे देख ले कि लेफ्ट हैंड साइड को भी 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड को भी 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइड को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 फैक्टोरियल से लेफ्ट हैंड साइड को करा तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल आ गया, प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल आ गया, और उधर करा तो नीचे से ऊपर वाला कट गया, x बच गया बस। फिर 10 फैक्टोरियल को सोच कैसे लिखा होगा, नीचे 8 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख लिया, ऊपर नीचे से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 90 बचा। क्योंकि 10 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दिया, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। भाई 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट ही तो है। तो 10 से 1 तक का प्रोडक्ट में 1 से 8 से 1 वाला जो प्रोडक्ट है उसे 8 फैक्टोरियल लिख दिया और 10 और 9 को अलग लिख दिया ऐसे। क्यों लिखा? जिससे नीचे ऊपर वाला फैक्टोरियल कट जाए, 90 बच गया इसके पास। ऐसे दूसरे वाले को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख दिया, जिससे कि ऊपर नीचे 9 फैक्टोरियल कट जाए, तो 10 बच गया, एक्स की वैल्यू 100 आ गई। समझ आइए बात? हाँ, ऐसे नहीं कर सकते, मतलब पहले फैक्टोरियल पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करने से पहले 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 7 नहीं है, बड़ी है बहुत। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 है, तो एक्चुअल वैल्यू 720 है वो तो बस लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल का वैल्यू है 720। तो पहले उसे सॉल्व करो तब सिंप्लीफाई करो। नहीं, सॉल्व करने के आसान तरीके यही है बस, कि हम उसको ऐसे लिख लें, जो भी फैक्टोरियल दिया गया है उसकी टर्म्स में लिख लें, तो आसानी से कॉमन वॉमन भी निकल जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी।
जैसे कि देख एक और तरीका कि 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मान ले ऐसे लिखा हुआ मेरे सामने 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल। कोई बता कैसा, बोल के बता क्या बोल रहा है। क्या एग्जैक्टली तू पूछ रहा है, मैं फिर बताऊंगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो 5 - 2 का अगर बाहर फैक्टोरियल लगाए तो ये 3 फैक्टोरियल ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो फैक्टोरियल ही बाहर लगा है, 5 - 2 कर रहे हैं। बट अगर 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल कर रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, 9। तो मैं तुझे यही बता रहा था कि जैसे 9 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा ना। इसको मैं ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कि 9 फैक्टोरियल को लिख 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल कॉमन ले ले तो ये बच जाएगा 9 इंटू 8 यानी कि 72 माइनस 1 यानी कि 71। तो 71 इंटू 7 फैक्टोरियल हो गए। हाँ ब्रैकेट में तो कर सकते हैं बोर्ड मास अप्लाई, पर फैक्टोरियल अगर साथ में लगा हुआ है, मान लिया अब ये लिखा हुआ है साथ में, तो इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। ब्रैकेट बाहर लगा है, फैक्टोरियल अंदर है। और इसको भी ऐसे नहीं लिख पाएगा 12 फैक्टोरियल ना, इसका मतलब 12 फैक्टोरियल नहीं है, 4 फैक्टोरियल इंटू 3। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू तो खुद में 24 आएगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल कर रखा है तूने। हाँ, एक काम जरूर कर सकता है तू, इसको ऐसे तो नहीं लिख सकता, बट देखिए 3 टाइम्स 4 फैक्टोरियल है, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे मान ले 4 फैक्टोरियल तेरे पास एक्स है, तो ये -3x है और ये प्लस के एक्स है, तो इसको तो -2x जरूर लिख सकता है। हाँ ये कर सकता है कि अगर दोनों जगह सेम फैक्टोरियल है तो उसके साथ क्या लगा हुआ है उससे सॉल्व कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ आई बात। क्योंकि या फिर ऐसे भी देख ले कि उसमें तो 4 फैक्टोरियल कॉमन भी लेता, तब भी कौन सा दिक्कत थी। 4 फैक्टोरियल कॉमन ले ले, यहां पे बचता -3 पहले वाले के पास, +1, -3 + 1 -2 हो जाता। 7 फैक्टोरियल इंटू 3 क्यों होगा, अब ये होगा देख आंसर, कर लेते हैं सॉल्व। तो पहली चीज तो जी 7 फैक्टोरियल, और यहां पे 3 नेगेटिव वाले 4 फैक्टोरियल है, यहां पे एक पॉजिटिव वाला 4 फैक्टोरियल है, तो बच गए माइनस के 2 नेगेटिव वाले 4 फैक्टोरियल। अब इन दोनों में तू 4 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकता है, तो ये बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 यहां पे, और यहां पे बचेगा -2। क्यों बचा, 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 लिख लिया और इंटू 4 फैक्टोरियल, तो दोनों से 4 फैक्टोरियल बाहर निकाला, ऐसे होगा सॉल्व। ये बचेगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल इंटू 208, जब तू इस पूरे को अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेगा। कटेगा क्यों, ना 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 कटेगा नहीं। ऐसे समझ के भाई अगर तू -3x प्लस एक्स करता है तो -2x ही तो आता है, कटता थोड़ी है, एक्स खत्म थोड़ी हो जाता है, बचता बचा तो रहता ही है। तो ये वही चीज हुई है, माइनस के 3x प्लस के 2 प्लस का x, और ये इधर 7 फैक्टोरियल था कुछ, तो 7 फैक्टोरियल को पहले तो इन दोनों को सॉल्व करा 4 फैक्टोरियल वाली चीजों को, फिर 7 फैक्टोरियल को लिखा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, दोनों से 4 फैक्टोरियल पकड़ के बाहर निकाल दिया, तो 7 फैक्टोरियल के पास तो बच गया 7 इंटू 6 इंटू 5, और सेकंड टर्म के पास बच गया -2। 7 इंटू 6 इंटू 5 बना 210, 210, 210 में से माइनस करा 2, तो 208 बचता है, यानी कि आंसर आया ये। बात आई समझ, कैसे कैलकुलेशंस करनी होंगी।
एक टर्म मानेंगे। एक टर्म वो होगी, एक 4 फैक्टोरियल वाली टर्म है, एक 7 फैक्टोरियल वाली टर्म है। आप सेम फैक्टोरियल है तो कॉमन निकाल दो जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सेम फैक्टोरियल नहीं है तो कॉमन निकालने के लिए उसको सही से ओपन करो, बड़े वाले फैक्टोरियल को ओपन करो छोटे वाले की टर्म्स में, और फिर वो कॉमन निकालो छोटे वाला फैक्टोरियल। तो अब एक और एग्जांपल ये ले, मान ले ऐसे लिखा हुआ 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल। तो मैं पूरे से 8 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लूंगा जो सबसे छोटा है। इसके पास बचेगा 10 इंटू 9 माइनस इसके पास बचेगा अकेला 9 और इसके पास बचेगा 1। अब हमारे पास ये बन जाएगा 8 फैक्टोरियल, 9 और 1 10, 90 में से 10 गया 80, आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 80। बात समझ आई था? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है। यू मीन कल? कल तो यार थोड़ा टफ होगा, बट परसों ले सकते हैं। परसों इट इज पॉसिबल। ठीक है, परसों टाइमिंग पूछ ले, तो परसों करा ले फिक्स। हाँ हाँ, कूल है, वो भी कूल है, वो भी कर ले बात। ठीक है, चलो ओके दिन। दूसरी क्लास का टाइमिंग हो गया एक्चुअली ना, तो ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम।